इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय सांख्यिकी से संबंधित है और सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के संदर्भ में हम जानते हैं कि ये विषय आंकड़ों की व्याख्या करता है। और क्योंकि अर्थशास्त्र में जब कभी भी हम किसी भी समस्या का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, अनुभविक अध्ययन करते हैं, जिनमें हम समस्याओं से संबंधित विभिन्न वेरिएबल्स या चरों के संदर्भ में आंकड़े इकट्ठे करते हैं और जब फिर उन आंकड़ों के विश्लेषण, उनके निष्कर्ष, उनके निर्वचन आदि की आवश्यकता पड़ती है तो हमें सांख्यिकी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए सांख्यिकी की जो कुछ विधियां हैं उनकी सरलतम विधियों को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे प्रारंभिक स्थिति में हम आज अध्ययन करेंगे और जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा या समंकों के आवृत्ति वितरण के रूप में जानते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उन आंकड़ों को किस प्रकार से लिखा जा सकता है और सबसे छोटे रूप में और इस रूप में, ताकि उसकी हम सरलता से उसके आधार पर हम आगे इन आंकड़ों का अध्ययन कर सकें, इन आंकड़ों का अनुगणन कर सकें। इन आंकड़ों के आधार पर हम सांख्यिकी की विभिन्न जो हमारे पास विधियां हैं विश्लेषण की, उन विधियों का उपयोग करके इनसे निष्कर्ष निकाल सकें और उन निष्कर्षों के सत्यता की जांच सुनिश्चित कर सकें। तो इस स्थिति में हम बहुत सरलतम स्थिति या सरलतम रूप में आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा एक आंकड़ा हम लेते हैं और मान लीजिए आंकड़ा हम 10 व्यक्तियों के संदर्भ में लेते हैं, तो हम उनको लिखते कैसे हैं? तो बहुत आसान है कि 10 व्यक्तियों का नाम लिख के और उनके आगे उनके संबंध में जो आंकड़े हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। और हमने बोर्ड पर एक 10 व्यक्तियों जिनको हमने ABCDEFGHI इस रूप में दिखाने का प्रयास किया है। ये 10 व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, और उनकी ऊंचाइयों को हमने लिख दिया जो इंचों में दी हुई हैं और ये ऊंचाइयां इस रूप में दी हुई हैं। और यहाँ पर जो हम आपको ध्यान दिलाने की बात कर रहे हैं वो ये है कि ए व्यक्ति की ऊंचाई 57 है, बी व्यक्ति की ऊंचाई 59 इंच है और फिर हम देख रहे हैं कि जी व्यक्ति की ऊंचाई भी 57 इंच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए व्यक्ति की ऊंचाई के लिए एक बार 57 आया है और जी व्यक्ति की ऊंचाई के लिए भी 57 आया है। पहला वाला जो 57 है वो ए व्यक्ति की ऊंचाई है, दूसरा वाला जो 57 है वो जी व्यक्ति की ऊंचाई है। इसी तरह से एफ व्यक्ति की ऊंचाई 62 है और आई की 62 है। ये वाला 62 एफ से संबंधित, ये वाला 62 आई से संबंधित है। यहाँ जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि 10 व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित उनकी ऊंचाइयों के संदर्भ में 10 अंक हैं और प्रत्येक एक अंक किसी एक व्यक्ति से संबंधित है। इसका मतलब है कि हर अंक एक वैयक्तिक रूप से जुड़ा हुआ है किसी एक व्यक्ति से। तो जब हम आंकड़ों को जितने व्यक्ति हैं या जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उतनी संख्या में लिखते हैं और जिसमें हर एक अंक का संबंध एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु से होता है, ऐसे आंकड़े को जब हम इस रूप में लिखते हैं तो इसको कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज है, ये वैयक्तिक श्रेणी है। इन आंकड़ों को हमने इस रूप में श्रेणीबद्ध किया है कि हर एक अंक एक किसी खास व्यक्ति से या वस्तु से संबंधित है। तो ये आंकड़ा मूल रूप में आंकड़ा ऐसे ही होता है जिसको हम वैयक्तिक श्रेणी के आंकड़े कहते हैं। ये लेकिन यही आंकड़ा अगर बड़ा हो, 1000 व्यक्तियों की ऊंचाइयां हों, 1000 व्यक्तियों के या विद्यार्थियों के अंक हों,
तो ऐसी स्थिति में इन हजारों अंकों को, और इससे भी बड़ा अगर जनसंख्या के आंकड़े आप देखें जो करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़े इस रूप में जैसे भी हम, मेरे कहने मतलब जब हमारे आंकड़े का आकार बड़ा होगा तो न हम ऐसे लिखेंगे अगर, तो एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, दूसरे तरफ से बोलते जाएंगे और कुछ हमें पता नहीं चल पाएगा, आंकड़े को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जब आंकड़े छोटे होते हैं तो आसानी से हम कह सकते हैं कि 3 व्यक्तियों की ऊंचाई 57 इंच के है, ऐसे ऐसे इस रूप में ऐसे लिखते हैं। तो वैसी स्थिति में आंकड़े को हम कुछ छोटा रूप देने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं कि अगर कोई अंक कई बार आया है तो उसको बार बार न लिख के एक बार लिख दें और कह दें कि ये अंक इतनी बार आया है, तो ये आंकड़ा छोटा हो जाएगा। तो दूसरे स्थिति में हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को हम एक दूसरी सीरीज में बदलते हैं जिसमें हम एक अंक जितनी बार आता है उतनी बार नहीं लिखते हैं, बल्कि एक अंक लिख के लिख देते हैं ये इतनी बार आया है या इतने लोगों से इसका संबंध है। तो ये आंकड़ा फिर हमारा छोटा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई अंक कितनी बार आया है उसकी आवृत्ति को देखते हैं, बार बार कितनी बार ये आया हुआ है। तो जब इस आवृत्ति को देखते हैं तो हम कहते हैं इस आंकड़े को बंटन या वितरण को हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम आंकड़े को इंडिविजुअल फॉर्म में उतनी बार नहीं लिखते हैं, बल्कि जितनी बार आया उतनी बार लिखते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक बार अंक लिखते हैं और ये बता देते हैं कि ये कितनी बार आया है, जितनी बार आया उसके आगे लिख देते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति, इसकी आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बार अंकों में हमारे है। और जब हम इस आंकड़े को इस रूप में बदलते हैं तो हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आंकड़े जो मूल आंकड़े इंडिविजुअल सीरीज के रूप में होते हैं, और जब हम उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में बदलते हैं तो हम इसको दूसरे रूप में लिखते हैं। और तब हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए ये है पर्सन्स, ये है मान लीजिए हाइट्स लिख दिया हमने, और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने व्यक्ति संबंधित। मान लीजिए हमने कहा 57 इंच के कितने लोग हैं, ये इंच में 57 इंच के कितने लोग हैं, 1 2, हमारी श्रृंखला में 2 हैं। उसके बाद 57 के बाद 59 है, और 59 इंच के लोग हैं 1 2 यहाँ भी हैं, और 59 के बाद फिर आता है 62। 62 इंच के कितने लोग हैं, 1 2 3, और 62 के बाद आता है फिर मेरे ख्याल से 63 इंच का एक ही व्यक्ति है, इसको लिख दिया 1, और उसके बाद आता है 65 का 1 2 व्यक्ति। तो कितने हो गए, 2 2 4 3 7 1 8 2 10। देखिए 10 व्यक्ति हैं, ये 10 व्यक्ति ये भी हैं। यहाँ सीरियल नंबर लिख देते हैं, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुल 10 व्यक्ति थे। 10 व्यक्तियों को जब हमने 10 अंक के रूप में लिखा तो इसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और जब हम इसको नंबर ऑफ पर्सन्स लिख के और अंकों को 2 बार 57 ने लिख के लिख दिया, 57 2 बार आया, 59 2 बार आया, 62 3 बार आया है, 63 1 बार आया, 65 2 बार आया है, तो इस टेबल को हम इस रूप में बदलते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल सीरीज थी ये बदल हो जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, जिसको हम आवृत्ति वितरण श्रृंखला कह सकते हैं। और पहली वाली हमारी है वैयक्तिक श्रृंखला है, जिसमें हर एक अंक हर व्यक्ति से संबंधित होता है। अब इस आंकड़े को थोड़ा हम बड़ा करते हैं, और उधर देखिए टेबल पर अब की बार हमने 40 अंकों की एक सारणी लिखी हुई है, और ये 40 अंक जो हैं ये 40 विद्यार्थियों के किसी परीक्षा के अंक हैं, और ये परीक्षा 100 अंकों की है। तो 100 अंक में जो उनको अंक मिले हुए हैं वो श्रृंखला में यदि हम देखेंगे तो ये दिए हुए हैं। ये 20 विद्यार्थियों के अंक पहले कॉलम में है, 20 विद्यार्थियों के अंक दूसरे कॉलम में है, और अब की संख्या 10 से बढ़ के 40 हो गई। तो थोड़ा सा इस आंकड़े को हमने बड़ा किया, और इससे बड़ा नहीं किया जा सकता। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कि बहुत बड़े आंकड़े नहीं लिखे जा सकते। तो हमको ये देख लेना है कि ये जो सीरीज है ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें 40 विद्यार्थी हैं और 40 अंक हैं। और इन अंकों में ऐसे कई अंक
हैं जो कई विद्यार्थियों को मिले हुए हैं। तो अब की बार हम जब इनको छोटा करेंगे, अर्थात इस इंडिविजुअल सीरीज को जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो फिर हम इनको छोटे रूप में लिखेंगे। और एक और तरीका है कि जब श्रृंखला बड़ी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो हर एक अंक की आवृत्ति को हम नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, अर्थात छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं। जैसे हम ये लिखे हैं कि 20 से लेके 25 के बीच में कितने अंक मिले हैं कितने लोगों को, ऐसे करते हैं तो ये आंकड़ा और छोटा हो जाता है। तो इस रूप में जब हम ग्रुप बांटते हैं उसको, जिसको क्लास कहते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि पूरे आंकड़े को कुछ वर्गों में विभाजित कर देते हैं और फिर उस वर्ग के भीतर देखते हैं कितने लोगों को अंक मिला है। और जब ये वर्ग बनाते हैं तो श्रृंखला एक तरह से कंटिन्यूअस हो जाती है। पहली श्रृंखला में जब देखिए हमने लिखा था अभी 10 वाली में कि कुछ के अंक हैं 52 और मान लीजिए कि इस अंकों में कोई अंतर आ जाए, मान लीजिए मेरे ख्याल से 57 था, 59 था, 62 था, 63 था, 65 था, और हमने लिखा था 2 अंक है, 2 अंक है, मान लीजिए 63 को एक बार आई थी, ये 2 बार आई थी, 2 2 4 2 6 1 7, मान लीजिए 2 बार ये है, ऐसे कुछ करके था। तो 58 था नहीं, 62 था, 60, मान लीजिए जैसे भी हो उस अंक को क्योंकि हमने मिटा दिया है वहाँ से नहीं देख रहे हैं, हम केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए ये था 2 2 4 3 7 3 10 इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह रहे थे कि 57 के बाद 58 अंक नहीं है, इसमें 59 या 60 नहीं है। इसका मतलब जहाँ से हमने अंक प्रारंभ किया है और जहाँ तक अंक गया है उसके बीच के कुछ अंक छूटे हुए हैं। तो जब आंकड़ा इस तरह का होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। मेरे कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हम 2 हिस्से करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, इसको कहते हैं विखंडित श्रेणी, और इसके कारण मतलब है कि जो आंकड़े हमें दिए जा रहे हैं, ये अंक हैं, ये ऊंचाइयां हैं, ये ऊंचाइयां क्रम से सतत नहीं हैं, बीच के कुछ अंक इसमें छूट गए हैं, और जब छूटे हैं तो इसका मतलब ये श्रृंखला टूटी हुई है, विखंडित है। तो हम ऐसे श्रृंखलाओं को जिसमें जहाँ से प्रारंभ करते हैं और जहाँ अंत होता है उसके बीच के कुछ अंक छूट जाते हैं, तो जब ये अंक छूट जाते हैं तो ऐसी श्रृंखलाओं को हम विखंडित कहते हैं। लेकिन जब हम क्लास में लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो कोई अंक उसमें छूटता नहीं है। तो जब क्लास इंटरवल के रूप में लिखते हैं तो उस श्रृंखला को हम कहते हैं ये सीरीज सतत है, कंटिन्यूअस है। तो दूसरी सीरीज क्या होती है? कंटिन्यूअस सीरीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 तरह से लिख सकते हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज के रूप में, एक कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में कुछ अंक छूट जाते हैं, इस नाते हम इसको इस रूप में लिखते हैं। और ऐसा जब श्रृंखलाएं बहुत छोटी होती हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत कम होते हैं, वैसी स्थिति में इसका हम उपयोग करते हैं। अन्यथा श्रृंखलाएं जब बड़ी होती हैं जिसमें ज़्यादा अंक होते हैं, वैसी स्थिति में ये दूसरी श्रेणी उपयोग में लाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे हम कहते हैं सतत श्रेणी। ऐसे श्रेणी जिसमें अंक जहाँ से प्रारंभ होते हैं और जहाँ तक चलते हैं, समाप्त होते हैं, उनके बीच के सभी अंक इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो ये श्रृंखला टूटती नहीं है। पहली वाली डिस्क्रीट होती है, टूटी हुई होती है, कुछ अंक छूटे हुए होते हैं, लेकिन इसमें शुरू से लेकर अंत तक के सारे अंक समाहित होते हैं। और इन श्रृंखलाओं को हम 2 तरह से बांटते हैं। तो अब सवाल उठता है कि वर्गों में बांटेंगे तो वर्ग अंतराल कितना होगा? अर्थात जैसे हम कहते हैं कि 20 से अंक प्रारंभ हुआ है और ये 78 तक गया है, और तो इसका मतलब हम 20 से प्रारंभ करके 78 तक जाएंगे, तो वर्ग को कितना बड़ा करें? 10 का करें, मतलब जैसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करें, या 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 ऐसे करें, तो सुविधा किस में होगी? तो सामान्य तौर पर कुछ
कोई खास नियम नहीं इस संदर्भ में, लेकिन सुविधा के लिए कुछ ऐसे ही सामान्य है और जिसका हम उपयोग करते हैं। और उसका उपयोग करते समय पहले हमें 2-3 चीज़ें और देखना है। पहले हमको देखना पड़ेगा कि आंकड़े की रेंज क्या है। इसका मतलब जब हमको क्लास इंटरवल बनाना है कि कितने इंटरवल के क्लास हों, अर्थात तो ये इंटरवल 10 का हो या 5 का हो, 6 का हो, 15 का हो, 5 जैसे भी हो, कितना बड़ा करें वो आंकड़ों के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने अंक हैं सब, और अंतराल उनका कितना, अंक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। तो जो अंतराल होता है अंकों का, न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक का, उसको हम कहते हैं रेंज। तो आंकड़ों की रेंज क्या है ये देखते हैं। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर क्या है और उसमें से लोवेस्ट नंबर घटा दीजिए और ये निकालिए। तो हाईएस्ट इसमें हमारे इस श्रृंखला में 78 है और लोवेस्ट जो है ये 20 है और ये आपका आ गया 58। तो रेंज हमारी 58 है। इसको हिंदी में परिसर या विस्तार कहते हैं। आंकड़ा हमारा फैला हुआ है 58 में, 20 से लेके 78 तक, ये 58 है परिसर। और आंकड़े कुल कितने हैं जिसको कहते हैं सैंपल साइज, तो ये 40 है, सैंपल साइज 40 कहते हैं। अब ये क्लास इंटरवल का रूल जो है, एक कहा था थंब रूल, ऐसे माना जाता है, कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर इसको स्वीकार करें और इस आधार पर हम क्लास इंटरवल बनाएं तो एक सही स्थिति बन जाती है। और जो स्थिति है वो ये है कि ऐसे लिखते हैं, ये बराबर होगा रेंज और बटा सैंपल साइज, और इस सैंपल साइज का अंडर रूट, और जिसमें हम देखेंगे रेंज हमारा है 40 और सैंपल साइज है हमारा, रेंज हमारा है ऊपर का ये 58 और सैंपल साइज है 40 और 40 का ये अंडर रूट। और अगर हम ऐसे लिख लें कि मान लीजिए 6.3 आए और ऊपर 58 आए, तो ये करीब 6 दाएँ 60, 6 9 54। अगर 9 अंतर करें, इन क्लास इंटरवल 9 का बनाएं तो बन सकता है, या 10 का बनाएं। 10 का बनाना ज़्यादा आसान होता है, इस नाते हम उसके आसपास 9 या 10 का बनाएं। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 10 का बनाएंगे। तो अगर 10 का इंटरवल बनाएं क्लास इंटरवल, तो इस श्रृंखला को हम लिखेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुगम होगा। तो ऐसे स्थिति में इस आधार पर हम 10-10 के क्लास इंटरवल बनाते हैं और मिनिमम क्योंकि 20 से शुरू होता है इस नाते वहीं से प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला को 20 लिख रहे हैं। अब देखिए ये अब हम मिटा दे रहे हैं इसको और अब हम आपकी श्रृंखला बना रहे हैं। तो जो श्रृंखला हम बनाने जा रहे हैं ये सतत श्रेणी की श्रृंखला है। अब इस सतत श्रेणी की श्रृंखला को भी 2 तरह से हम बनाते हैं और एक विधि को हम कहते हैं, ये पहली विधि जो है ये एक्सक्लूसिव मेथड कहलाती है, और एक दूसरी विधि है जो इंक्लूसिव मेथड है। एक्सक्लूज माने छोड़ना होता है और छोड़ देना, इसको हिंदी में अपवर्ग शब्द लिखते हैं, तो इसको अपवर्जी विधि कहते हैं। छोड़ना है, अभी बता देते हैं इसका अर्थ हम। और इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित करना, तो इसको समावेशी विधि कहते हैं। पहले इस आंकड़े को हम इस विधि में लिखते हैं, अपवर्गी विधि में। और 10-10 का क्लास इंटरवल बनाना है तो हम यहां बनाएंगे क्लास इंटरवल। और यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। और 10 से शुरू होता है 20 से, तो ये 20 से 30 ऐसे ग्रुप बनाइए, 30 से 40 बनाइए, 40 से 50 बनाइए, 50 से 60 बनाइए, 60 से 70 बनाइए, 70 से 80 बनाइए।
तो 80 तक 78 हमारा हाईएस्ट है और न्यूनतम 20 है, और काम हमारा इतना, हमारे सारे अंक इन्हीं 6 ग्रुपों में आ जाएंगे। और इस प्रकार से क्लास इंटरवल बनाया जा सकता है, और इस क्लास इंटरवल को बना करके फिर गिना जा सकता है इसमें से कि 20 और 30 के बीच में कितने आए। अब ये देखिए, जो एक्सक्लूसिव मेथड है, अपवर्जी विधि है, इसको जो न्यूनतम सीमा होता है इसको कहते हैं L1, ये इसको L1 कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं L2 अपर लिमिट। तो वर्गों की जो अपर लिमिट है उस अंक को इस विधि में सम्मिलित नहीं करते हैं, अर्थात पहले वाले जो हमारा वर्ग है इसमें 30 को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, अर्थात उसको छोड़ देंगे, अपवर्ग कर देंगे, तो हम इसको कहते हैं अपवर्गी विधि। इसका मतलब जब हम 20 से 30 लिखेंगे तो 30 को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे वर्ग में लिखा हुआ 30 से 40 तक, अर्थात दूसरे में 30 सम्मिलित करेंगे, तो दोनों में 30 सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए 30 को छोड़ देंगे, 30 से कम को लिखेंगे और 30 को इसमें सम्मिलित करेंगे, इसमें 40 छोड़ देंगे, इसमें 50 छोड़ देंगे, 50 यहाँ सम्मिलित करेंगे, और इस रूप में 20 से लेके 29 तक यहाँ आ गया, 29 से लेके फिर आगे 20 से 29 तक और 30 से आगे, ऐसे इसका, और ये श्रृंखला में कोई अंक छूटा नहीं है। अगर यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि सारे अंक पूर्ण है, पूर्णांक हैं, इस स्थिति में इसको ऐसे लिखा जा सकता है और ये सारे अंक आ जाएंगे। और अगर पूर्णांक नहीं है तो हम कह सकते हैं 20.999 तक यहाँ आ जाएगा, उसके आगे 30 वाला यहाँ आ जाएगा, तो सारे अंक इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। अब गिनना पड़ेगा। गिनने का एक तरीका है कि हम जो है देखें कितने अंक हैं, तो क्योंकि अगर आंकड़ा बड़ा होगा एक और हम गिनते जाएंगे, हो सकता है कि बीच में हम भूल जाएं, 1 2 3 4 5 6 करते जाएं और 5 को अगली बार फिर 5 पढ़ने और 1 अंक भूल जाए। तो ऐसी स्थिति में जितने अंक आएंगे उनको एक एक लाइन लगाते जाएंगे। जैसे इसको हम टैली कहते हैं, मिलान करेंगे। तो जैसे हम कहेंगे 24 आया, ये 20 और से 30 के बीच में 30 नहीं सम्मिलित करना है, अर्थात जिन जिन में 2 लिखा है वो रख लो और 3 को छोड़ दो, तो 2 आया, 24 देखे 1, 28 2, तो हम लिखेंगे 1 2 ऐसे लगाएंगे। 28 उसके बाद आया 20, 20 के लिखेंगे 3, और 20 के बाद फिर आते आते 26 आया 4, और 26 के बाद फिर आएंगे, यहाँ नहीं आया, 26 के बाद देखिए ये चलते चले जाइए, 28 आया एक बार फिर, तो 4 के बाद 5वें अंक को ऐसे काट देते हैं, बस ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसको कहते हैं टैली चिन्ह, टैली मार्क है ये। अब ये 5 बार आया, देखिए 20 के बाद अब कोई अंक नहीं आया। तो इसी प्रकार से सारों को जब आप जोड़ोगे तो जो परिस्थिति बन के आएगी, मैं समय बचाने के लिए लिख रहा हूँ कि इसमें 6 आएगा, 1 2 3 4 5 4, और 5वां ऐसे करेंगे और 6वें को 1 और लिख देंगे, और तीसरे वाले में आ रहा है 7, तो इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगले वाले में आ रहा है 9, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे, और अगले वाले में आ रहा है फिर 7, तो ये करेंगे 1 2 3 4 5 1 2, और अगले वाले में आ रहा है 6, 1 2 3 4 5 और 6। जब गिनोगे आप अंकों को तो ऐसे आएंगे। तो अब फ्रीक्वेंसी को आप अंकों में लिख सकते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 5 2 7, और ये हो गया 6। गिनिए, 6 5 11, 7 18, 9 27, 7 34, 6 30, 34 और 6 40, तो ये टोटल 40 आ गए। तो इसका मतलब है जो हमने ये बनाए हैं, टैली मार्क लगाए, ये सही हैं, और ये पूरी फ्रीक्वेंसी जो है इस टेबल को हमने इस फॉर्म में जब बदला, तो टैली चिन्ह तो आपको समझाने के लिए लगाया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कभी आपको ऐसा करना हो तो गलती न हो, इसलिए टैली मार्क का प्रयोग करते हैं। अंकों को ध्यान रखिएगा कि इस अंतिम अंक को सम्मिलित नहीं करना है इस ग्रुप में, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। तो इस प्रकार से जब हम निकालते हैं, तो क्योंकि अंतिम अंक को छोड़ रहे हैं, इस नाते इस विधि को हम लोग अपवर्गी विधि कह रहे हैं। अब हम इसी अंक को दूसरे तरह से लिख सकते हैं, और तब
हम अंतिम अंक को उसमें सम्मिलित करेंगे और तब हम इस विधि को समावेशी विधि कहेंगे, इंक्लूसिव मेथड कहेंगे। और अब की बार ये श्रृंखला ऐसे हो जाएगी। अब की बार 20 से लेके 29 करेंगे और इसको सब बदल जाएगा। हाँ, और ये लेके 30 से लेके 39 होगी, और ये 40 से लेके 49 होगी, और ये 50 से लेके 59 होगी, 60 से लेके 69 होगी, और 70 से लेके 89 79 होगी। ऐसे अब इसमें आप देखेंगे कि 20 से लेके 29 तक इसमें सम्मिलित होगा और 29 के आगे 30 से इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो ऐसी श्रृंखला जब होगी तो इसमें हम 29 को, क्योंकि इसी वर्ग में सम्मिलित कर रहे हैं, समावेशित कर रहे हैं, इस नाते इस विधि को हम इंक्लूसिव मेथड कर रहे हैं। अर्थात ध्यान दीजिए, दोनों विधियों का अंतर केवल इतना है कि अंतिम वर्ग का जो अंतिम सीमा है, ऊपरी सीमा है, अपर लिमिट L2 जिसको लिख रहे हैं, एक वाले में सम्मिलित नहीं होती और दूसरे वाले में सम्मिलित होती है, और इसीलिए ये वर्ग का स्वरूप भी बदल जाता है। तो इस रूप में जब लिखेंगे तो परिणाम, ये परिणाम तो ज्यों का त्यों रहेगा और हमारे इस टेबल में तो ऐसे ही आएगा। इस नाते हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं सीधे। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई, जैसे ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये 7, ये 9, ये 7, ये 6, ये 5, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लास इंटरवल। तो इस तरह से ये श्रृंखला बन गई। अब इस श्रृंखला में एक त्रुटि है कि हमको आगे जरूरत पड़ती है क्लास इंटरवल निकालने की। तो क्लास इंटरवल जब निकालते हैं तो कहते हैं कि L2 में से L घटा दीजिए L1, ये क्लास इंटरवल हो जाएगा। लेकिन जब हम एक्सक्लूसिव मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लिख रहे थे 20 से लेके 30 तक, तब तो हम, ये है L1, ये है L2, 30 में से 20 घटाते हैं तो इंटरवल 10 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर L2 है 29 और L1 है 20, और जब घटाओगे तो आएगा 9। तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 29 इसमें सम्मिलित है, 20 भी सम्मिलित है, और जब 20 से 29 तक गिनोगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9 ये हो गया, 29, 10 हो गया। इसका मतलब हर वर्ग में 10 अंक हैं तो क्लास इंटरवल 10 होना चाहिए। लेकिन गणितीय दृष्टि से जब L2 माइनस L हो रहे तो 9 आएगा। तो ये आपसे गलती हो जाएगी, और ये क्योंकि क्लास इंटरवल यहाँ 10 है। तो इसको सही करने का दूसरा तरीका होता है, जब या तो आप इसको जानते रहें और लिख दें कि हम जानते हैं कि ये आंकड़ा समावेशी विधि में वर्गीकृत है, और समावेशी विधि में क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक दोनों सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर वर्ग अंतराल 10 है। अन्यथा लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आधा घटा दीजिए, आधा जोड़ दीजिए, और तब इसको ऐसे करते हैं कि जनरली सामान्य नियम तो ये है कि हम ये देखते हैं कि 29 और 30 के बीच में गैप कितना है। ये गैप है 1, और जितना गैप होगा उसका आधा करते हैं। तो अंतर का आधा आधा मतलब 0.5। तो 0.5 पहली सीमा में से घटाएंगे, तो 20 में से 0.5 घटाएंगे तो ये आएगा 19.5, और 29 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 29.5। इसी तरह से सारी सीमाओं में घटाएंगे तो ये सीमाएं तब बदल के क्लास इंटरवल निकालने की दृष्टि से ये सीमाएं इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि 19.5 से 29.5, 29.5 से लेके 39.5, 39.5 से लेके फिर जो है 49.5, 49.5 से लेके फिर 59.5, फिर 59.5 से लेके 69.5, और 69.5 से लेके फिर 79.5। और अब देखिए लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट ये होगी, और अब की बार जब घटाएंगे तो 10 अंतर आएगा। तो या इसको ऐसे कर लीजिए
कि समावेशी विधि को हम अपवर्जी विधि में बदलेंगे, और जब बदलेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और जब इस प्रकार से क्लास इंटरवल हो जाएगा तो वर्ग अंतराल अब की बार अब 10 आ जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि जहाँ कहीं आंकड़े जब आपको आए तो आप देख लें कि ये आंकड़े किस श्रृंखला में वर्गीकृत हैं, समावेशी विधि के आंकड़े हैं या अपवर्जी विधि के आंकड़े हैं। यदि आंकड़ा अपवर्जित विधि में है या दिया हुआ है तब तो लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट का अंतर निकालेंगे तो वर्ग अंतराल सही आ जाएगा। लेकिन अगर आंकड़ा समावेशी विधि का है जिसमें अंतिम और प्रारंभिक दोनों सीमाएं उसी वर्ग में सम्मिलित हैं, वैसी स्थिति में लोअर लिमिट को अपर लिमिट से घटाएंगे तो अंतर एक कम आएगा, 10 ना के 9 आएगा, और जबकि वो 9 नहीं है 10 है क्योंकि दोनों सीमाएं उसमें सम्मिलित हैं। तो वैसी स्थिति में पहला काम हम ये करेंगे कि लिखेंगे ये आंकड़ा क्योंकि समावेशी विधि में है और इस नाते इस आंकड़े को जब हम अपवर्जी विधि में बदलेंगे तो हमारे क्लास इंटरवल इस रूप में होंगे, और तब हम इस क्लास इंटरवल को लिखेंगे और उसके आगे फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और तब आगे का अनुवर्णन जो सांख्यिकी में हमको निकालना होगा आगे हम पढ़ेंगे। मीन में है, मीडियन है, मोड है, रिलेशन है, जो भी वो है मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, आगे जितना भी जो भी पढ़ेंगे वहाँ पर हमको समावेशी विधि के अंकों को अपवर्जी विधि में इस क्लास इंटरवल को चेंज करना होगा। और अगर चेंज नहीं करते हैं तो ये लिखना पड़ेगा कि ये आंकड़ा जो है समावेशी विधि में है, यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंतर से वर्ग अंतराल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ग में अंतिम और प्रारंभिक दोनों सीमाएं सम्मिलित है। इस नाते यहाँ पर हर एक वर्ग में 10 अंक सम्मिलित किए गए हैं, इस नाते वर्ग अंतराल यहाँ 10 माना जाएगा। और जहाँ जहाँ वर्ग अंतराल आपको लिखना होगा वहाँ पर आप 10 लिखेंगे। कई विद्यार्थी इसको 9 कर देंगे और गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमको ये ध्यान आपको दिलाना पड़ रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देखा कि हमने उसको एक आंकड़ा तो हमें मूल रूप में जो दिया होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो इंडिविजुअल सीरीज होता है जिसमें सभी अंक किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित होते हैं। जब हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलते हैं तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक डिस्क्रीट सीरीज होती है और ये तब यूज होती है जब अंकों का सैंपल का आकार बहुत छोटा होता है और सभी अंक एक तरह से पूर्णांक में होते हैं, और वैसी स्थिति में और हम एक एक अंक को देख लेते हैं कितनी बार ये आए हैं और तब हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आंकड़ों का या सैंपल का आकार बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो इस बड़े अंकों को छोटे में करने के लिए हमको आंकड़ों के वर्ग बनाने पड़ते हैं, और उन वर्गों के भीतर जितने अंक आते हैं उनकी संख्या को हम वहाँ लिखते हैं। तो जब इस तरह की टेबल या सारणी बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस है, इसमें कोई अंक छूटता नहीं है, इस नाते इस दृष्टि से ज़्यादा अच्छा है। और इसको 2 तरह की विधियों का प्रयोग करके हम इसको लिखते हैं। एक विधि को हम अपवर्जी विधि या एक्सक्लूसिव मेथड की विधि कहते हैं, और एक विधि को हम इंक्लूसिव या समावेशी विधि कहते हैं। दोनों विधियों को हमने आपको बता दिया कि इस तरह से हम आंकड़े लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालते समय त्रुटियां न हो इस नाते हम टैली चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और एक बार जब एक अंक आता है तो एक लाइन खींचते हैं खड़ी, और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और जब 5वीं आती है तो उसको तिरछे या लंबवत काट के एच की तरह भी बना सकते हैं। तो ऐसे बना लेते हैं ताकि दिख जाए 5, 5, 10, 5, 15 ऐसे जल्दी। अगर बड़ा आंकड़ा है, हजारों का है, तो 5, 5 के कई बंडल आ सकते हैं आपको, तो बड़े आसानी से 5 बंडल में 25 जोड़ दिया, आगे 1, 2, 3, 4 जो भी होगा जोड़ के लिख लिया, इतने आए। तो ये सुविधा के लिए किया जाता है कि आसानी से देख के हम इसको करते हैं। तो टैली चिन्ह का प्रयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4 करके 5वीं काटते हैं, फिर अगर आगे आता है 5 तो फिर 5 काटे हैं, इसे जितने होगी उतना लिखते जाएंगे, और फिर बाद में मैच कर लेते हैं उनकी संख्या जोड़ के कि टोटल के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अगर नहीं आया तो कहीं आपने त्रुटि कर दी है, फिर से चेक कर लीजिए कहाँ त्रुटि हुई है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं।
सामान्यतः तो हमें सब दी हुई मिलती है, लेकिन जब कभी हम स्वतः आंकड़े इकट्ठा करेंगे और उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, खुद ही फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह का काम करना होगा। और जब कभी भी, अभी छोटे स्तर पर आप होंगे, यही अध्ययन आगे भी होगा और यही ज़रूरत आपको आगे, जब कभी आप शोध कार्य में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, किसी समस्या पर अध्ययन करेंगे और इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, तो वैसी स्थिति में फ्रीक्वेंसी आपको स्वतः निकालनी होगी। तो इन विधियों का उपयोग तब हम वहाँ करेंगे। तो ये हम हाई स्कूल लेवल से ही, क्योंकि सांख्यिकी का विषय जो है ये सारे सामाजिक विज्ञानों में इनकी आवश्यकता पड़ती है, सब जगह आंकड़े होते हैं, उनका विश्लेषण, औसत निकालना होता है और तमाम आगे हम देखेंगे बहुत कुछ निकालना होता है। तो सांख्यिकी वो हमको हाई स्कूल से ही पढ़ाया जाता है और ये लेवल हाई स्कूल का ही है। लेकिन क्योंकि बिना इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, इस नाते हमें सबको, अगर पीछे नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ना पड़ेगा और पढ़ें हम, और अगर पीछे पढ़ा है तो उतना आगे और बढ़ जाएंगे, ये छूट जाएगा और दूसरी जगह आप काम करेंगे। तो इसलिए हमने एकदम प्रारंभिक रूप में, हाई स्कूल के विद्यार्थी भी आसानी से इसको समझ सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमने आपको इस रूप में बताई है। अब तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है, समंकों का ये आवृत्ति वितरण है और इस वितरण को हम इस तरह से वर्गीकृत करके लिखते हैं। बीच में हमने आपको भी बता दिया कि क्लास इंटरवल कितने का करें, तो उसके लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया हम लोग यूज करते हैं, जिसको हमने लिखा था कि हम रेंज लिखते हैं और नीचे सैंपल साइज लिखते हैं, सैंपल साइज का वर्गमूल निकाल लेते हैं और जो आता है उससे सैंपल, उसको रेंज को भाग दे देते हैं और जो आता है उत्तर उसी के आसपास, जैसे 9 आ गया तो 10 का ले लिया, ऐसे ही 6 आ गया तो 5 ले लिया, क्योंकि 5 और 10 लिखने में हमें थोड़ी असुविधा होती है। वैसे जैसे आप 6 का अंतर ले सकते हैं, 7 का अंतर ले सकते हैं, 8 का ले सकते हैं। और अगर बहुत रेंज में आंकड़ा बहुत बड़ा है, वैल्यूज उसकी, तो ये विस्तार और भी बड़ा हो सकता है क्लास इंटरवल का। तो जिस किसी भी रूप में हो, इस प्रकार से हम क्लास इंटरवल कर लेते हैं, उसको समावेशी या अपवर्जी किसी विधि में वर्गीकृत करके और उनकी फ्रीक्वेंसी वो आगे लिखते हैं। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनती है। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक और रूप है जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे और जस्ट इसके बाद हम वो दूसरा वीडियो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का देंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी हमको ज़रूरत पड़ती है और वो क्या चीज़ अभिव्यक्त करती है और उसको, उसके आधार पर क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसलिए हम उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वीडियो आगे देते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बीच में तमाम अवरोध आते हैं और हमारी वीडियो बनाने में गैप आए हैं, लेकिन प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको फिर वीडियो